हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का और 12th का जो बुक है वितान, उसका चैप्टर 2 जो है जूझ, जो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, इसी के आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। थोड़ा चैप्टर जो है एक बार समराइज करवा के और फिर उसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। हाँ, अब आपको जैसा कि इसमें दिख रहा है कि लेखक जो है कौन थे, इसके लेखक आनंद यादव। ये उपन्यास किस शैली में लिखा हुआ है? आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है। इसमें वो जूझते हैं किसके लिए? जूझ शब्द का क्या अर्थ है? संघर्ष करना। तो इसमें जो है आगे इसमें लेखक अब स्कूल जाते हैं, उसके बाद उनको किन किन संघर्षों का सामना करते हुए वो पढ़ाई करते हैं। उनके जो मराठी के अध्यापक होते हैं, कौन होते हैं, क्या नाम है उनके मराठी के अध्यापक का? नेवा सोंदलगेकर। तो वो जो है उनका सबसे ज्यादा उनसे लेखक प्रभावित होते हैं और इस तरह से वो अपनी पढ़ाई को स्टार्टिंग में तो हालांकि वो थोड़े से पीछे रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक साल ड्रॉप किया ना, और उनका जो क्लास का जो मॉनिटर था कौन था? वसंत पाटिल। उससे वो प्रभावित होते हैं क्योंकि वो मैथ्स के सवाल जो जिस तरह से सॉल्व करता था उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था और इस तरह से वो मैथ्स के सवाल सॉल्व करने लगे और वो भी उन्होंने भी मॉनिटर के बराबर जो है अपना क्लास में अपने स्थान जो है बना लिया और इस तरह से वो भी अध्यापक की नजरों में एक अच्छे होशियार छात्र की गिनती में आने लगे। अब जो है वो बता रहे हैं कि अब तो जो है जो खेत में वो काम करते थे और जब अकेले होते थे, जब पढ़ने नहीं जाते थे तो उनको बड़ी बोरियत होती थी, लेकिन जब से उनको वो सोंदलगेकर मिले हैं अध्यापक, तब से वो कविता का वाचन बड़े ही सुर लय गति और छंद से करते हैं और खेतों में जो है कविताएं गाते हैं, अभिनय करते रहते हैं। आगे जो है वो बताते हैं कि मास्टर जो है खुद तो कविता करते थे, अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में भी थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। जो संस्मरण थे, उनकी यादें जो थी उनके पास, उनको वो लेखक के साथ शेयर करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। पहले क्या था, लेखक जब छोटा था तो उसके माइंड में क्या था कि जो कवि लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, साधारण नहीं होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं, ऐसा उसके मन में सोचना था। लेकिन बाद में जब से वो खुद सोंदलगेकर से मिला और फिर उनका प्रभाव उस पर पड़ा और खुद जब कविताएं करने लगे लेखक, तो उनको लगा कि ये भी हमारी तरह साधारण मनुष्य ही होते हैं। खुद सोंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसीलिए यह विश्वास हुआ। अब उनके मन में एक छवि बनी कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। पहले उसके मन में क्या था कि कवि कुछ अलग होते हैं, हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। लेकिन अब उसके मन में आ गया कि अब जो है कवि हमारी तरह ही हाड़ मांस के इंसान होते हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ क्योंकि कवि खुद भी अब लेखक जो आनंद यादव थे वो खुद भी कविताएं करने लगे थे। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। मालती की बेल होती है, उसके ऊपर कवि ने कविता लिखी थी, बेल के ऊपर। यह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगा कि अपने आसपास, तब लेखक के मन में ऐसा लगा कि अपने आसपास जितने भी जो सराउंडिंग जितने भी लोग हैं या प्राकृतिक दृश्य हैं उनके ऊपर भी कविताएं लिखी जा सकती है। कविता के लिए कोई स्पेशल विषय होना जरूरी नहीं है, किसी भी चीज को देखकर कविता लिखी जा सकती है, बस उसका मन कवि वाला होना चाहिए, उसमें काल्पनिकता होनी चाहिए। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके बाद मुझे लगा कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में जितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। अब यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, अब वहां पे खेतों में तो यही होता था, जानवर होते, फसलें होती, तो इनके ऊपर ही जो है वो कविता लिखता। जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा था, जो जंगली फूल थे जंगल में, खेतों में, उनके ऊपर ही वो जो है राइमी वर्ड बना बना के इस तरह से कविता का वाचन करने लगा था। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी
लगा था। अब जो है मास्टर को जो कविताएं लिखता वो मास्टर को दिखाता भी था। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। मतलब अपने पास में जो है जो वो तौलिया रहता था उसको बांधता था, उसको बांध के और इसके जो है कमर में एक जो है पेंसिल और वो लिखता था, जिससे वो कहीं पर भी कविता जैसे ही उसके माइंड में क्लिक हो वो उसको लिख ले। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर, ये देखो ये लिख रहा है आपके सामने, भैंस की पीठ पर भी लिखने लगता था। भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। और पत्थर की जो शिलाएं होती, मतलब जो खेतों में फालतू पत्थर पड़े होते उनके ऊपर भी वो छोटे छोटे कंकड़ उठा के उनसे लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन अपने जो मास्टर थे, कौन, क्या नाम था उनका, हाँ नयवा सौंदलगेकर, उनको दिखाता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक अब धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। मतलब उसमें एक तरह से जुनून था, एक उसके मन में पढ़ने को लेकर काफी उमंग थी और उसके मन में जुनून था। इसीलिए जो है वो कभी कभी तो सब्र ही नहीं होती और वो रात को ही उठ के जैसे कविता कंप्लीट होती रात को मास्टर के घर पहुंच जाता उसको दिखाने। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। फिर वहां बैठ जाते और कविताएं करने लगते। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं। ये सारी बातें जब वो बैठते थे तो इसके ऊपर एक दूसरे से चर्चा किया करते थे और इस तरह से अनेक बातें जो है वो सहज बताते थे। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते थे। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। मतलब लेखक जैसे ही उस सौंदलगेकर के पास जाते हैं, उनसे कविताएं सुनते तो उनके मन में भी नई नई कविताओं के लिए विचार आने लगते थे। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जो लेख आनंद यादव पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस लेखक अध्यापक का पड़ा और क्यों, तो वो क्यों पड़ा ये आपको पता लग गया होगा। और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी, क्योंकि वो किस भाषा के कवि थे, मराठी भाषा के, इसीलिए लेखक की भी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय में बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार छंद लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा, मतलब बारीकी से उसको मैं देखने लगा। यानी कि छोटी से छोटी गलतियों को भी मैं पकड़ता और उसमें सुधार करने की कोशिश करता। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो इस तरह से इसमें जो लेखक थे, कौन थे, आनंद यादव। उन्होंने जो उनका जूझ उपन्यास है उसका जो मराठी भाषा में, मूलतः तो वो मराठी भाषा में है, लेकिन उसको उन्होंने यहाँ हिंदी भाषा में कुछ अंश, मराठी भाषा का जो उनका उपन्यास है जूझ, उसका कुछ अंश जो है वो हमारे सामने इस चैप्टर में जो है प्रस्तुत किया है। और इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो टेक आउट योर नोटबुक, हरी अप। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। अब इसमें कथानायक कौन है, कौन है, आनंद यादव। तो उनकी चारित्रिक विशेषता बतानी है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आनंद यादव की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उसका सेम आंसर है ये, पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। अब पाठ का शीर्षक क्या है, जूझ। तो वो जो है मुख्य भाव को इसमें केंद्रित कर रहा है, वो जूझता है, लेखक इससे संघर्ष करता है इसमें।
जूझ का अर्थ ही क्या है? संघर्ष है। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेतीबाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया है। उसके बाद लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद लेखक पढ़ना, लेकिन लेखक जो है वो पढ़ना चाहता था, इसीलिए उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, यानी कि उसके मन में जूझ थी इसके लिए, जिसे पाठक का शीर्षक पूर्णतः अभिव्यक्त कर रहा है। पाठ का शीर्षक जूझ है, वो हमें इसमें इसकी अभिव्यक्ति दे रहा है कि वो संघर्ष कर रहा है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिताजी की जो शर्तें रखी थी उनका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, जो कि उसके पिताजी की शर्तें थी। ढोर चराने जाता। उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सौंदरगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना आरंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की तीव्र लालसा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लगन एवं कर्मठता, यानी अपने कर्म के प्रति जो है निष्ठा थी उसके मन में, और कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषताएं जो है इस पाठ में हम जो इसका कथानायक है उनकी ये प्रमुख विशेषताएं जो है हम इस चैप्टर में अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। अब खुद कविता रचने का आपको पता है कि उसके जो अध्यापक थे मराठी के, कौन थे? मराठी के अध्यापक कौन थे? हाँ, नेवा सौंदरगेकर जो थे उसके मराठी के अध्यापक, उन्होंने वो कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे, यानी कि वो कविता को जो है बारीक से बारीक वो जो है उसकी गहराइयों तक वो कविता को जानते थे। कहने का मतलब है उनको रस, छंद, अलंकार इन सब का अच्छे से नॉलेज था। वे कक्षा में सहस्वर कविता पाठ करते थे। लय, छंद, गति, आरोह अवरोह, यानी कविता का वाचन करते समय किस लय से गाना है, उसको ऊंचा स्वर, नीचा स्वर किस तरह से लेना है, ये आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। एक बार मास्टर जी ने घर में निकली मालती लता पर कविता लिखी और उसका वाचन किया, तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुए। और क्योंकि कोई भी चीज हम प्रत्यक्ष देखते हैं और उसके ऊपर उसका वर्णन एकदम सटीक था, और इससे ही प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी अब करने लगे थे, क्योंकि वो खेतों में काम करते थे, वहां पे उनको फूल, पत्तियां और जानवर, बहुत सी चीजें उनको दिखती थी, तो इससे वो प्रभावित होकर वो भी तुकबंदी करने लगे। उन्हें ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही होते हैं, वे भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ कर दी और मास्टर जी के प्रोत्साहन से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्री सौंदरगेकर ने अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करो जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई थी। उन विशेषताओं को हमें इस क्वेश्चन में बताना है। मास्टर सौंदरगेकर कुशल अध्यापक थे, मराठी भाषा के ज्ञाता थे और कवि थे। वे सुरीले ढंग से स्वयं भी और दूसरों की कविताएं भी वो गाकर सुनाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी। अच्छे से उनको अंग्रेजी की कविताएं भी याद थी। पहले वे एक आध बार गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे जो है अभिनय करते थे और उसके साथ कविता को भाव ग्रहण करते थे और अन्य कवियों से जुड़े संस्मरण सुनाते थे। बीच बीच में अपनी कविताएं पूरी करते थे और इस तरह से रस, अलंकार, छंद का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार धीरे धीरे वो कविताएं लिखने में प्रतिष्ठित कवि बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आए। आंसर कह रहा है कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोल ले जाते समय, यानी अपने जानवर चराते समय, खेत में पानी डालते समय, अन्य काम करते समय उनको काफी अकेलापन महसूस होता था, लेकिन और उनको लगता था कि उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कविता के प्रति जैसे ही उनके मन में लगाव आया, वो खेतों में
पानी देते समय, भैंस चराते समय हमेशा अपनी कविताओं में खोए रहते थे। धीरे धीरे तुकबंदी करने लग गए और उनको अकेलापन भी अच्छा लगने लग गया और वो कविता को गान भी करते और अभिनय भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिताजी का? किसका रवैया सही था, यह हमें इसमें बताना है। लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, यह लेखक की सोच थी। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी, कोई व्यापार कर लूंगा और उससे अपना जीवन में सफल बना सकता हूँ। लेकिन दत्ताजी राव को जब पता चलता है तो लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं, तो वो पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन भर क्या करता रहता है, उसको डांटते हैं। और फिर खेतों और जो है उनको मतलब उनके पिताजी को डांटते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अपने बेटे को स्कूल भेजना, और पिताजी जो है उसकी हाँ कर देते हैं, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि उसको खेतों का काम भी करना पड़ेगा। इस तरह से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिताजी से ज्यादा ठीक था। किसका रवैया ज्यादा सही था? किसका ज्यादा सही था रवैया? दत्ताजी राव और लेखक दोनों का ज्यादा सही रवैया था, उसके पिताजी के का रवैया सही नहीं था। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना होता तो आगे का घटनाक्रम में क्या चेंज होता, अगर वो झूठ का सहारा नहीं लेते तो? दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेते और सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिताजी को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है, तो लेखक के पिताजी उनके घर न जाते या उनके सामने बहाना बना देते अथवा माँ बेटे की पिटाई कर देते। उधर न जाने की सख्त हिदायत देकर लेखक को खेती में झोंक देते और लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता। तो इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, जो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा। थैंक यू।